गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो देखिए एनसीईआरटी सीरीज में हमने क्लास 6 का 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे 4, 5, 6। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। आज टारगेट यही रहेगा कि 4, 5, 6 चैप्टर कंप्लीट कर दें। एनसीईआरटी 6 से 10 तक करना होता है रेलवे के साइंस के लिए। ठीक है, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको सारे फैक्ट्स क्लास में ही याद होके जाएंगे। ठीक है, ये श्योर है आपका 100%। अब क्लास में ही सारे आप फैक्ट्स याद करके जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चौथा चैप्टर है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। ठीक है, तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि कौन प्लांट्स किस प्रकार का आता है। जैसे कि पत्ते वाले जो मतलब आते हैं उनको साग कहते हैं, झाड़ीदार पौधे, ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे कि श्वसन पौधे कब करते हैं। तो श्वसन श्वसन पौधे 24 से घंटे पूरे करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी करता है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है वो केवल दिन में होता है। तो इसके बारे में जानेंगे, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए, पौधों के लंबाई एवं आकार के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो एक आपका हो जाएगा शाक, लंबाई और आकार के हिसाब से बांटा गया। एक हो जाएगा आपका झाड़ी और एक आपका हो जाएगा पौधा या वृक्ष, पौधा या वृक्ष। ठीक है, तो कह रहा है कि पौधों को लंबाई और आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? शाक, झाड़ी, पौधों या वृक्ष। तो पहला देखते हैं हम हर्ब यानी कि शाक। यह छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। इसका प्रयोग मानव आहार के रूप में करता है, जैसे पालक वालक हो गए, इसी के अंतर्गत आएंगे सब। यह विभिन्न प्रकार के खनिज लवण से युक्त होता है। खनिज लवण, मिनरल्स हमारे शरीर के लिए क्या करता है? मिनरल्स हमारे शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो रोगों से लड़ता है। जैसे विटामिन जो काम करता है, वैसे ही क्या करता है? मिनरल्स काम करते हैं। किसमें मिलेगा हमको? ये पालक में और घास। जो शाक वाले हैं, हर्ब्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अत्यधिक कोमल होते हैं। इनको मनुष्य डायरेक्ट आहार के रूप में लेता है और ये विभिन्न प्रकार के खनिज लवण से युक्त होते हैं, जैसे पालक, घास। क्योंकि देखिए पालक जो है इसमें आपको आयरन मिलता है। तो ये आयरन क्या है? खनिज लवण है, एक प्रकार से जो आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आयरन होता है इसी से हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो ये शाक, तो पहला क्या है? जो आकार के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से बांटा गया है, शाक जो है ये क्या होता है? अत्यधिक कोमल होता है। मनुष्य इसे आहार के रूप में ले लेता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में देखिए जंतु भी आएगा, मनुष्य भी आएगा। तो जो शाक होते हैं वो जंतु भी तो खाते हैं। और ये क्या हो जाएगा? ये विभिन्न प्रकार के खनिज लवण से युक्त होता है। तो इसमें क्या आएगा? पालक और घास, पालक और घास। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा है झाड़ी। यह छोटा एवं घना होता है। यह सामान्यतः कोमल एवं कठोर भी होते हैं। झाड़ी, इसका उपयोग औषधि के रूप में करते हैं, जैसे अनार, मिर्ची, मेहंदी, बैगनी इत्यादि। ये तो कॉमन सी बात है। झाड़ी आप लोग तो देखे ही होंगे। क्या होता है? छोटा होता है, घना होता है, कोमल भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। औषधि के रूप में सामान्यतः इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अनार, मिर्ची, मेहंदी, बैगनी और इत्यादि। आगे देखिए, कमजोर तने वाले पौधे जो खड़े नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। जो किसी के सहारे को लेके चढ़ते हैं, मतलब देखेंगे कोई फूल पौधा आप देखे होंगे जो किसी मतलब सहारे पे ऐसे राउंड राउंड करके चढ़ता है। तो ये कह रहा है कमजोर तने वाले पौधे जो खड़े नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। कुछ पौधे किसी वस्तु के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आरोह। क्या कहते हैं? आरोह। जो खड़े नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? बिसर्पी। और कुछ पौधे जो किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, क्या कहलाता है? चढ़ना उनका आरोह कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है, यहाँ पे ये आपका कोई मनी प्लांट है। ठीक है, और देखिए ये किसी के सहारे ये ऊपर चढ़ाया जा रहा है, जैसे क्या बोलते हैं? आरोह। इनका ऊपर चढ़ना आरोह कहलाता है। लेकिन होते कैसे हैं ये बिसर्पी लता कहलाता है। क्या कहलाता है? बिसर्पी लता। अब देखिए सी नंबर आपका वृक्ष। हमने क्या किया?
तीन आकार के, लंबाई और आकार के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया था? शाक, झाड़ी, पौधा। पौधे में आएगा पौधा, वृक्ष में पौधा हो गया, मतलब पौधा छोटा कहेंगे प्लांट्स, जैसे कि आपके फूल के प्लांट्स हो गए। अब पेड़ वृक्ष में जैसे कि आम का हो गया, बरगद का हो गया, ये सब आएंगे। ठीक है, तो देखिए पुष्प होता है, फल, स्टेम इसका तना, पत्ती, कलिका, और ये प्राथमिक मूल, ये द्वितीयक मूल क्या हो गया? जड़, जिसे क्या कहते हैं? प्ररोतंत्र। नोड हो गया, जहाँ से पत्ती जुड़ा होता है प्लांट के, उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। फिर जो अंदर वाला भाग होता है क्या कहते हैं? इसे इंटरनोड। अब जड़ देखेंगे, जड़, रूट। जड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट। इसमें नोड एवं एंटी नोड नहीं होता है। एंटी नोड पेड़ के बीच वाले भाग में होता है जहाँ से पत्ती जुड़ा होता है, तो जड़ में पत्ती होता नहीं है, तो यहाँ पे नोड और एंटी नोड नहीं होता है। इसका वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन तथा धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए ये कहने क्या मतलब है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी कि ये जो आपका पौधा हो गया, ठीक है, इसके जड़ की वृद्धि को बता रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है? गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगता है, तो ये जड़ जो होगा नीचे की ओर फैलेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण की ओर क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन प्रकाशानुवर्तन जो उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, उसके जस्ट कहाँ? ऊपर की ओर, तो जड़ वृद्धि हो नहीं रहा है, जड़ वृद्धि कहाँ हो रहा है? नीचे की ओर। तो ये कह रहा है कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, यानी धनात्मक नीचे की ओर बढ़ता है तो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है। इस जड़ में चूसक और सक्शन बल कार्य करता है। जड़ में चूषण और सक्शन बल कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि परासरण माध्यम से जो भी मिट्टी में आपके खनिज लवण होते हैं, जल होता है, इनका अवशोषण करके क्या होता है? इनके रूट्स पौधों तक फैलता है, पत्तों तक फैलता है। ठीक है, यह भोजन संग्रहण का फूल जाता है। यह भोजन संग्रहण के कारण क्या होता है? फूल जाता है। जैसे गाजर, गाजर का क्या खाते हैं हम? जड़ खाते हैं, तो वही बता रहा है कि ये भोजन का संग्रहण होता है, क्या होता है? फूल जाता है। जैसे मूली, चुकंदर, ये सब जड़ वाले ही हैं, जिनके जड़ को यानी कि रूट्स को खाया जाता है। एक बीज पत्री पौधा का जड़ रेशेदार होता है। जो एक बीज पत्री होता है उसके पौधों का जड़ क्या होता है? रेशेदार होता है। और द्विपत्री जो हो गए उनके पौधों का जड़ मूसलाधार होता है। क्या होता है? मूसलाधार होता है। मूसलाधार यानी काफी गहराई तक जाता है। मूली, मूली का कैसा जड़ होता है? तुर्की रूपी जड़ होता है। मूली का तुर्की रूपी, गाजर का शंकु रूपी और चुकंदर का शंकु रूपी। यानी मूली का तुर्की रूपी यानी तुर्क रूपी जड़, ठीक है, और गाजर का शंकु रूपी और चुकंदर का शकुंदर रूपी, शंकर रूपी। शंकु रूपी मतलब एक तिकोना टाइप है, जोकर की टोपी शंकु की तरह होता है वही। अब आ गया तना। इसमें नोड और एंटी नोड पाए जाते हैं, क्योंकि तना से ही क्या होता है? पत्ती जहाँ जुड़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलेंगे, इसे इसे क्या बोलते हैं हम? नोड। इसका वृद्धि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन एवं ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण। देखिए अब धनात्मक प्रकाशवर्तन का मतलब प्रकाश की किरण पड़ रहा है, वृद्धि ऊपर की हो रहा है, और ये पत्ती पत्ती भी ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पत्ती जो इसके तने होते हैं, पत्ती होती हैं, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होगा। लेकिन ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लगता है ना, तो इसके क्या आ रहा है? इसके जस्ट ऊपर ऊपर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर, इसे बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। रेगिस्तान पौधे नागफनी का पत्ता तना के रूप में ही विकसित होता है, पत्ते नहीं होते हैं। देखिए ये जियोग्राफी का पार्ट्स है कि किस किस पौधे के पत्ते मतलब होते हैं। देखिए जहाँ पर सदाबहार बन पाए जाते हैं वहाँ पत्ते चौड़े पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पत्ते पत्ते नहीं, अधिकतर तने के रूप में ही पाए जाएंगे। जो भी उसका पत्ता है ना, वो भी तने के रूप में ही पाया जाएगा, क्योंकि पत्ता होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, पानी की कमी के कारण ही ऐसा होता है। कुछ खाने योग्य तना है, जैसे आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन। मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा ही होता है, बताया ना, तना के द्वारा ही होता है। और देखिए जितना चौड़ा पत्ता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण उतना होगा, उतनी मात्रा में क्या होगा? जल की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये भी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में ज्यादातर पेड़ पौधे अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि पानी की कमी के कारण पत्ते गिरा देते हैं, कि पत्ता रहेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, और ये पौधों को उतना पानी फुलफिल हो नहीं पाएगा रेगिस्तान में। इसलिए ज्यादातर रेगिस्तान में कटीले झाड़ीदार पौधे ही पाए जाते हैं, ज्यादा पत्तेदार पेड़ वहां पे नहीं पाए जाते। पत्ती को तना परिवृत्त जोड़ता है। क्या जोड़ता है? परिवृत्त जोड़ता है। पत्ती को तना से परिवृत्त जोड़ता है। याद रखिएगा, पत्ती को तना से कौन जोड़ता है? परिवृत्त जोड़ता है। परिवृत्त जोड़ता है।
पत्ती, लीफ। पत्ती का रंग क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल का जो मेन घटक होता है उसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। ये लाइन याद रखिएगा। पत्ती का हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल का मेन घटक क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। हमने बताया ना प्रकाश संश्लेषण अभी कि काम तने के रूप में क्यों रेगिस्तान वगिस्तान में पाए जाते हैं ऐसे। तो ये बता रहा है कि पत्ती का जो पौधे का पत्ती होता है वो क्या होता है? उसका रसोई घर होता है। पत्ती में रंध्र, जिसका स्टोमेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रंध्र को। स्टोमेटा से जलवाष्प की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जो पत्ती का जो देखिए रंध्र क्या होता है? पत्ती, यह मान लीजिए आपका क्या हो गया? पत्ती, ठीक है। तो जो ये वाला भाग होता है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा, यानी कि रंध्र। इससे क्या होता है? जलवाष्प होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? जलवाष्प होता है। रंध्र को खुलने के लिए एवं बंद करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। यदि एग्जामिनर ये पूछे आपसे कि जो स्टोमेटा होता है पत्ती का, उसे खुलने के लिए, बंद होने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या कहेंगे आप? पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोटेशियम की। कुछ पत्ती वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान के पेड़ पौधे। ये मोस्ट लाइन है इसका कि ब्रायोफाइलम में जनन पत्ती के माध्यम से होता है। यानी ब्रायोफाइलम, पत्ती के माध्यम से जनन होता है। मतलब कि जैसे ब्रायोफाइलम का एक पत्ती टूट के गिर गया तो उससे नया क्या होगा? ब्रायोफाइलम उत्पन्न हो जाएगा। तो ब्रायोफाइलम में जनन पत्ती के माध्यम से होता है। ब्रायोफाइलम फाइलम आपका ये क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वही कह रहा है कि ब्रायोफाइलम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जनन पत्ती के माध्यम से होता है। देखिए अभी बताया ना कि पत्ती पेड़ के तने से कैसे जुड़ा होता है? पर्णवृंत के कारण जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पर्णवृंत के कारण। और यहीं पे क्या होता है? आपके स्टोमेटा होते हैं। यहीं से क्या होता है? आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। अब पत्ते को क्या कहते हैं? पौधे का रसोई घर कहते हैं। और सबसे मोस्ट इसमें क्या था जो अभी लास्ट अभी बताया आपके, ब्रायोफाइलम में जनन पत्ती के माध्यम से होता है। बस इतना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्प, फ्लावर। देखिए पौधे का मुख्य जननांग क्या है? पुष्प होता है। पौधे का मुख्य जननांग क्या होता है? पुष्प होता है। इसमें सबसे नीचे क्या होता है? वायदल होता है, जिसे क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिसका वायदल होता है पुष्प के नीचे वाला, सब पुष्प के सबसे नीचे का भाग जो होता है, जो हल्का फुला रहता है, वायदल। इसमें सबसे नीचे वायदल होता है, जो पुंज होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वायदल पुंज के बाद दल पुंज होता है, जो विभिन्न रंग का होता है। मादा का जनन भाग क्या होता है? इसमें अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो यदि एक सिंपल, ये मैं पुष्प बना दे रहा हूँ, ठीक है। गुड़हल, गुड़हल का देखिए ये हो गया आपका अंडाशय, ये हो गया आपका वर्तिकाग, और ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, ठीक है। तो वही बता रहा है। और जनन का क्या होगा? पुंकेसर और पुमंग, पुंकेसर और पुमंग, ठीक है। पुंकेसर और पुमंग। तो मादा जनन भाग क्या हो गया? पुष्प में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और नर जनन क्या होगा इसमें? पुंकेसर और पुमंग, पुंकेसर और पुमंग। फल का निर्माण अंडाशय से और बीज का निर्माण बीजांड से। ये मोस्ट लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में अभी पिछले एग्जाम में पूछा था ये कि फल का निर्माण जो होता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय। और बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। जलिका रूपी सीरा विन्यास पत्तियों का क्या होता है? जड़, मूसला होता है। क्या होता है? मूसला जड़ होता है। जलिका रूपी सीरा विन्यास पत्तियों का जड़ होता है मूसला रूपी। समांतर सीरा विन्यास युक्त पत्तियों का जड़ होता है रेशेदार। समांतर सीरा युक्त विन्यास पत्तियों का जड़ कैसा होता है? रेशेदार। और भी एक चीज आपको और बताया था मैंने कि जो एक बीजपत्री होता है उसका पौधे का जड़ कैसा होता है? रेशेदार। और जो द्विपत्री होता है उसका जड़ मूसलाधार होता है। प्रांकुर का बीज से ऊपर की ओर तथा मूलांकर का निर्माण होता है नीचे जड़ में। प्रांकुर का बीज के ऊपर की ओर और मूलांकुर का निर्माण होता है नीचे जड़ की ओर। बीज भ्रूण तथा भ्रूण विकसित होकर निर्माण करता है किसका? नवभेद का। यानी बीज, बीज से क्या बना? भ्रूण, और भ्रूण से क्या बना? विकसित होकर नवभेद पौधा बन गया।
तना का प्रारंभिक कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण। तना से प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? पत्ते से। पुष्प का मादा भाग कलंक, शैल, अंडाशय। पुष्प का मादा भाग क्या है? कलंक, शैल, अंडाशय। और फिर उसके बाद अंडाशय है, वर्तिकाग्र है, सॉरी वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 और पानी। प्रकाश संश्लेषण क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और पानी। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से O2। मुख्य उत्पाद प्रकाश संश्लेषण से मुख्य उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से O2। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? O2। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद अकार्बनिक होता है CO2, और प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? O2। उप उत्पाद क्या होता है? O2। अब देखिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जो आपने पढ़ा, देखिए पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? बताइए, पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? तो वाह्य दल में अंडाशय सबसे नीचे का भाग है, पुंकेसर तो होगा नहीं। ये तो अंडाशय यानी कि क्या बात कर रहा है? मादा जनन अंग का बात कर रहा है। तो पुंकेसर पुष्प का हो गया, सॉरी पुंकेसर हो गया नर का, पंखुड़ी क्या होगा? स्त्री केसर। ठीक है। यदि किसी पौधों की पत्ती में जलिका रूपी शिरा विन्यास है तो जड़ कैसे होंगे? जलिका रूपी है तो मूसला जड़ होंगे। ठीक है, कैसा होगा? मूसला जड़ होगा। संयुक्त वाह्यदल वाले पुष्प इनमें से कौन है? बताइए, संयुक्त वाह्यदल वाले पुष्प इनमें से कौन है? संयुक्त वाह्यदल किसमें होता है? गुड़हल में होता है। निम्न में से किसमें फूल होता है? घास में, मिर्च में, टमाटर में या आम में? किसमें होता है पुष्प? फूल होता है। मिर्च में होता है, टमाटर में होता है, आम में होता है, लेकिन घास में नहीं होता। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा है। ऑप्शन नंबर 2। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी है? पर्णवृत्त से जुड़ी होती है। पत्तियां किस क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निकलती हैं? तो किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। क्या बोलेंगे उसको? वाष्पीकरण के द्वारा। पौधों के उस भाग का नाम क्या है जो भोजन बनाता है? तो भोजन कौन बनाता है? पत्ती। तना से नहीं बनेगा भोजन, जड़ से नहीं, क्योंकि पत्ती से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? CO2। और उप उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। तो आपको सारे क्वेश्चन ये बन गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए। आप आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 है बॉडी मूवमेंट, यानी शरीर में गति। चलिए अब इसको देखते हैं। शरीर में गति के लिए अस्थि मांसपेशी की जरूरत पड़ती है तथा संचालन के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। गति के लिए क्या चाहिए हमें? अस्थि चाहिए, मांसपेशी चाहिए, और संचालन के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। यहाँ देखिए कुछ दिखाया है फिगर में जोड़ के बारे में। यहाँ श्रेणी अस्थि हो गया, ये जांघ की अस्थि हो गया, और ये कंदुक खलिका संधि हो गई, जहाँ से हमारी जांघ की हड्डी क्या है? जुड़ी होती है। देखिए कंदुक खलिका संधि जो है हमारा जांघ और श्रोणी अस्थि, जहाँ से हमारी जांघ की हड्डी क्या होती है? जुड़ी थी। धुराग्र संधि कहाँ होता है? यानी कि पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट होता है हमारा गर्दन और सिर के बीच, जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है। तो गर्दन और सिर के बीच हमारा क्या होता है? धुराग्र संधि। और हिंज संधि, हिंज जोड़ कहाँ होता है? पैर और जांघ। पैर और जांघ में क्या होता है? हिंज ज्वाइंट, यानी कि हिंज संधि। धुराग्र कहाँ होता है? गर्दन और सिर में। अब कंदुक खलिका संधि कहाँ होती है? जांघ और श्रोणि अस्थि में। कहाँ पे? जांघ और श्रोणि अस्थि में। श्रोणि अस्थि का ये पेल्विक वाला भाग जस्ट नीचे, जहाँ से आपकी जांघ जुड़ी होती है। शरीर में अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी होता है। अचल जोड़ का मतलब वो मूवेबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब खाना भी चबाते हैं आप तो आपके नीचे वाले जबड़ा से क्रिया होती है, लेकिन ऊपरा का जबड़ा जो हमारा होता है वो फिक्स्ड होता है। वैसे हमारा क्या है? खोपड़ी भी हमारा क्या है? अचल जोड़ है। मानव कंकाल में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्या आता है? सिर। ठीक है। हेड, हेड पूरा, इसमें 29 अस्थियां होती हैं, यानी 29 बोन होते हैं। कैसे? 14, 8, 6 और 1। कैसे होते हैं? 14, 8 और 6, 1। जिसमें 14 में क्या आता है? फेस बोन आएगा, फेस की हड्डी आएंगी। ठीक है। 29 पूरे सिर में पाया जाता है। अब ये जो हेड की बात कर रहा है, हेड में पूरा कहाँ तक आएगा? केवल कपाल। कपाल देखिए, हेड का मतलब पूरा बात कर रहा है गर्दन तक।
कपाल की बात करता तो केवल हम कहते हैं कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, फेस में हमारी 14 हड्डियां पाई जाती हैं, कान में हमारी 6 हड्डियां हैं, 3 दाएं लेफ्ट वाले में और 3 राइट वाले में, और गर्दन में मात्र 1 हड्डी पाई जाती है। तो देखिए जो आपको सिर का बात करेंगे तो फेस पे कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, पहले 14, फेस पे कितनी हड्डियां 14, कपाल में हमें हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं 8, और कान में कितना पाया जाता है 3 + 3 यानी 3 लेफ्ट 3 राइट, यानी कि कितना होगा टोटल 6, और उसके बाद एक कहाँ पाया जाता है गर्दन में। तो 14 8 22, 22 एक कितने हो गए 14 8 22, हाँ 22 22 एक 23, और 23 और ये कान की हड्डियां जो 3 इधर 3 इधर है 6, यानी कि 29 हड्डियां। यानी सिर में कोई पूछे तो कितनी हड्डियां होती हैं 29। सिर का मतलब कपाल में समझिएगा, कपाल अलग है, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। सिर का बात करेंगे तो यानी हम ऊपर से गर्दन तक की बात करेंगे, जिसमें 14 फेस की हड्डियां आती हैं, 8 हमारी कपाल की हड्डियां आती हैं, 6 हमारी कान की हड्डियां आती हैं, जो सामने से आपको दिख रहा है, गर्दन में 1 हड्डी आती है, गर्दन में हमारी 1 हड्डी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए पसली पंजर यानी कि वो क्या बोलते हैं रिब्स, जिसे बोलते हैं छाती, जो हमारा ये है, ठीक है, छाती बोलते हैं चेस्ट, इसमें क्या होता है आपका पसली। ठीक है, तो इसमें कितनी जोड़ी पसली पाई जाती है 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी पेशियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी अस्थि पाई जाती हैं। ठीक है, यानी रिब्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें 12 जोड़ी पाई जाती है, 1 से 7 जो होती हैं बंद या पूर्ण पसली कहलाती हैं। तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि मतलब किस नंबर से किस नंबर तक जो होता है रिब्स जो होता है उसे क्या कहते हैं, बंद या पूर्ण पसली कहते हैं। तो 1 से 7, 1 से 7, और जो 8 9 10 होता है वो सभी किससे जुड़ी होती है, 7वें अस्थि जुड़ी होती है। 1 से 7 जो होती है बंद या पूर्ण पसली कहते हैं, और इस 7वें पसली से 8वां 9वां 10वां भी क्या होता है, जुड़ा होता है। इसे कहते हैं सहजोड़ पसली। जो 8वां 9वां 10वां है जो 7वें अस्थि से जुड़ा होता है इसे क्या बोलते हैं, सहजोड़ पसली। और जो 11 और 12 होता है पसली में, जो 11 12 इसे क्या कहते हैं, उड़ता हुआ पसली या खुला पसली, इसे क्या बोलते हैं, खुला पसली। देखिए याद रखिएगा ऐसे, देखिए पसली कितनी हो गई 12, इतना याद हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 1 से 7 जो होती है बंद होती है या पूर्ण कहते हैं, बंद या पूर्ण कहती हैं। 8 9 10 होता है जो सहयोगी होती हैं और जुड़ी किससे होती हैं, 7वें से। और जो हमारा 11 है और 12 है ये क्या होता है, ये ओपन होता है यानी खुला पसली होता है, या उड़ता हुआ पसली आप बोलते हैं जो नीचे का भाग होता है। चलिए आगे देखिए। देखिए मेरुदंड, यह मानव मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मेरुदंड। ठीक है, और जुड़ा कैसे होता है, हिंज से नहीं, धुराग्र से, धुराग्र से बताया, धुराग्र गर्दन और सिर। तो क्या था, मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हड्डी का एक खोखला संरचना होता है, मेरुदंड की बात कर रहा है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं से बनी नली समान संरचना होती है, जिसे जो मेरुदंड से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी से। यह मेरु कोशिकाओं का संरक्षण का कार्य करता है मेरुदंड। इसमें 33 केशिकाएं, कितनी 33 केशिकाओं से बना एक हड्डी होता है। इसके अंतिम निचले भाग को श्रोणि मेखला से किससे जुड़ा होता है, श्रोणि मेखला से जुड़ा होता है। नीचे का भाग कहाँ जुड़ा था हमारा, श्रोणि मेखला से जुड़ा होता है। और एक बताया था आपको हमने कि कंदुक खलिका जो जोड़ होता है, ठीक है, बाल यानी कि बाल एंड स्पेकुलर ज्वाइंट, वो जांग और किससे जुड़ा होता है, श्रोणि अस्थि से जुड़ा होता है। वही कह रहा है, ये भी कहाँ जुड़ा होता है, नीचे की भाग श्रेणी मेखला से जुड़े होते हैं। कितनी इसमें केशिकाएं पाई जाती है मेरुदंड में, तो कहेंगे 33। और ये क्या होती है, एक हड्डी की खोखली संरचना होती है, जिसमें तंत्रिकाएं बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं नली के रूप में। ठीक है, और कितनी पाई जाती है इसमें, 33 केशिकाएं पाई जाती है। और जुड़ा किससे होता है नीचे, श्रोणि मेखला से। बस इसमें इतना ही याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हाथ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड। अब देखिए इसमें टोटल कितनी जोड़ी अस्थियां पाई जाती हैं, 60 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 60 जोड़ी अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, आपकी हाथ में। 60 जोड़ी अस्थियां पाई जाती है कहाँ पे, हाथ में। अब कैसे, देखिए जो ऊपर का बाजू है या ऊपरी भाग उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। और नीचे के भाग को बोलते हैं रेडियस और अल्ना। क्या देखिए ऊपर के भाग क्या बोलेंगे, ह्यूमस, और नीचे के भाग क्या बोलेंगे, रेडियस और अल्ना। क्या बोलेंगे, ह्यूमस रेडियस अल्ना। और कलाई के भाग को बोलते हैं कार्पल तथा हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल। हथेली को बोलते हैं कार्पल तथा सॉरी, कलाई को बोलेंगे कार्पल और हथेली को बोलेंगे मेटाकार्पल। यानी कि हाथ में जो आपकी हड्डियां पाई जाती हैं, तो एक हाथ में 30 हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां, यानी टोटल कितनी होगी, 60 हड्डियां। ऐसे सिंगल हाथ पूछे तो 30 हड्डियां, लेकिन दोनों हाथ मिला के 60 हड्डियां। तो जो बाजू वाला भाग होता है, जिसे ऊपरी भाग कहेंगे हाथ में अपने हम, तो बोलेंगे ह्यूमस, नीचे के भाग को बोलेंगे रेडियस, और नीचे वाले भाग में एक साइड में बोलेंगे अल्ना, एक साइड में बोलेंगे रेडियस। यानी ह्यूमस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल, यानी कि ह्यूमस रेडियस अल्ना कार्पल एंड मेटाकार्पल।
ये हो गया हाथ। हाथ टोटल कितनी हड्डियां? 60। कौन कौन सी? ऊपर में बोलेंगे ह्यूमस, फिर रीचे रेडियस, अल्ना और कार्पल एंड मेटाकार्पल। पैर, सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी क्या होती है? फीमर, जिसे कौन सी होती है? जांग की हड्डी होती है। सबसे लंबी होती है, सबसे ठोस हड्डी कहाँ की होती है? पैर की, हमारी जांग की हड्डी, इसे क्या बोलते हैं? फीमर। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? टोटल 60। और घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? पटेला। घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है, घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं हम? पटेला। निचले पैर में टीबिया एंड फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। निचले पैर में क्या पाया जाता है? टीबिया एंड फिबुला। और जो जांग की हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? फीमर। सबसे ठोस एवं सबसे लंबी हड्डी। और जो घुटने की हड्डी उसे क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 60। तलवा में हड्डी जो होता है उसे क्या बोलते हैं? टॉर्सल। जो तलवा की हड्डी उसे क्या बोलते हैं? टॉर्सल। और जो सबसे निचला है उसे क्या बोलते हैं? मेटाटॉर्सल। क्या बोलते हैं उसे? मेटाटॉर्सल। यानी कि हो गया आपका जांग की हड्डी फीमर, घुटने की हड्डी पटेला, और नीचे का भाग, जो नीचे का भाग पैर है हमारा, उसमें टिबिया एंड फिबुला, और आगे आप तलवा की बात करेंगे तो टॉर्सल एंड मेटाटॉर्सल। टोटल मिला के हुआ कितना? 60। एक पैर में 30, एक पैर में 30, यानी कि 60। यानी आपका होगा फीमर, पटेला, फिबुला, टिबिया एंड फिबुला, टार्सल एंड मेटाटार्सल, टार्सल एंड मेटाटार्सल। और सबसे मजबूत हड्डी जांग की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी हमारी जांग की हड्डी, इसका नाम क्या है? फीमर। अस्थि के संचालन के लिए 2 मांसपेशियों की जरूरत होती है। अस्थि के संचालन के लिए कितने की आवश्यकता होती है? 2 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। चलिए, ये तो देख लिया ह्यूमन का। अब कुछ जंतु का। अर्थवर्म, केचुआ, जिसे क्या कहते हैं? किसान का सहयोगी मित्र कहते हैं केचुआ। ठीक है, ये एलनीडा ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एलनीडा ग्रुप का है। ये बाइसेक्सुअल होता है, याद रखिएगा, केचुआ बाइसेक्सुअल होता है। ये सांस किससे लेता है? त्वचा से लेता है। अब ये मत समझिए ह्यूमन की तरह इसके पास नाक होगा, नहीं, ये अपनी त्वचा से लेगा। इसकी त्वचा इस प्रकार से बनावट होती है कि ये क्या करते हैं? सांस का जो भी अपना होता है ये त्वचा से ही लेते हैं। किस ग्रुप का होता है? एनलीडा ग्रुप। क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी होता है, और एनलीडा संघ का जंतु है, इतना याद रखिएगा। और ये श्वसन, जो श्वसन है अपना, सांस की प्रक्रिया किससे पूरा करता है? त्वचा से पूरा करता है। इसमें अस्थियां नहीं पाई जाती। केचुआ आप लोग देखेंगे उसमें हड्डियां उड्डियां नहीं पाई जाती हैं, बल्कि यह पेशियों से एक सहारे अपने शरीर के घटाकर बढ़ाकर चलता है। केचुआ के चलते आप देखे होंगे। अर्थवर्म का शरीर कई खंड में बटा रहता है। प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, जो इसे मिट्टी में पकड़ बनाने में क्या करता है? सहायक होता है। केचुआ जो है, केचुआ का शरीर कई खंड में बटा होता है। प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, और जो इसे मिट्टी से पकड़ बनाने में क्या करता है? सहायक होता है। क्या कहता है? इसमें सहायक होता है। अब देखिए, इसमें 4 जोड़ा हृदय चैम्बर, ठीक है, यानी केचुए में जो हार्ट का चैम्बर है कितने भागों में बटा है? 4 जोड़ा। 4 जोड़ा, यानी कि टोटल 8 भागों में। कितने जोड़े में बटे हैं? 4 जोड़े में। 4 जोड़े में केचुए का हृदय चैम्बर, यानी कि एग्जामिनर पूछे जोड़े में पूछेगा तो 4 जोड़ा। अब टोटल संख्या में पूछे कितने टोटल चैम्बर होते हैं, तो 8 चैम्बर, लेकिन जोड़े में 4 चैम्बर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जोड़ा दिया रहेगा तो यानी 2 का मल्टीपल है, यानी 4 इंटू 2 यानी कि 8। और ऐसे टोटल पूछे तो 8 चैम्बर होते हैं। किसमें? केचुए में। केचुआ सांस किससे लेता है? तो अपने त्वचा से लेता है। इसका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जो केचुआ का रंग लाल होता है, इसका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित, इसके प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। देखिए केचुआ बनाया भी है कि अपने शरीर को कैसे घटा बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखिए घेंघा। घेंघा को बोलते हैं स्नेल। क्या बोलते हैं? स्नेल। यह मोलस्का। केचुआ था हमारा किस ग्रुप का? एनिलिडा ग्रुप का। और जो घेंघा है किसका है? मोलस्का ग्रुप का। किस ग्रुप का? मोलस्का ग्रुप का। इसे चलने के लिए मसाल पैर होता है। घेंघा को चलने के लिए मसाल पैर होता है, जिसको क्या कहते हैं? इनका पाद कहते हैं, यानी कि पैर कहते हैं। घेंघा न्यूमोस्टोम के सहायता से फेफड़े से सांस लेता है। देखिए घेंघा आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन घेंघा जो है इसमें न्यूमोस्टोम के सहायता से किससे सांस लेता है? लंग्स से सांस लेता है, यानी कि फेफड़े सांस लेता है। घेंघे न्यूमोस्टोम की सहायता से, किसकी सहायता से? न्यूमोस्टोम की सहायता से फेफड़े से सांस लेते हैं। सामान्य घेंघा के हृदय में 2 या 3 कक्ष पाए जाते हैं। सामान्य घेंघा होता है, आप लोगों ने खेत में देखा होगा बरसात के महीने में। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 या 3 कक्ष होते हैं हृदय का। और केचुए में 4 जोड़ी, यानी टोटल संख्या में 8। और जो केचुआ था वो एनिलिडा ग्रुप का था। और जो हमारा स्नेल घेंघा, ये मोलस्का संघ का जंतु। किस संघ का है? मोलस्का संघ का जंतु है। मसाल पैर पाते हैं, जो पाद कहते हैं, जिससे वो चलता है। और घेंघा फेफड़े से श्वसन लेता है। केचुआ अपने त्वचा से ले रहा था, लेकिन घेंघा
न्यूमस्टोम के कारण, किसके सहायता से, न्यूमस्टोम की सहायता से फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। और जो सामान्य घेंगा होता है, नॉर्मल तौर पे स्नेल पाए जाते हैं, उनमें जो हृदय का चैम्बर होता है यानी कि हार्ट चैम्बर हमारा होता है, ये कितने होते हैं, 2 से 3 होते हैं। अब देखिए आपका है काकरोच, तिलचट्टा, ठीक है। काकरोच क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। अब देखिए 2 रिवाइज करिए, केचुआ एनिलिडा ग्रुप से, घेंघा मोलस्का, केचुआ एनिलिडा और घेंघा मोलस्का से, लेकिन तिलचट्टा है आर्थ्रोपोडा संघ से। यही पूछ सकता है किस किस संघ के होते हैं ना, तो ये भी याद करते चलिएगा। देखिए केचुआ एनिलिडा, घेंघा मोलस्का, तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा। एक बार फिर से रिवाइज करिएगा बोल के साथ में। केचुआ जो होता है एनिलिडा से, घेंघा मोलस्का से, और तिलचट्टा किससे हो गया हमारा, काकरोच आर्थ्रोपोडा संघ से। इसमें 3 जोड़ा पैर होता है। काकरोच में क्या होता है, 3 जोड़ा पैर होता है। 3 जोड़ा पैर का मतलब टोटल पैर कितने होंगे काकरोच में, 6, यानी 3 लेफ्ट साइड में होंगे और 3 राइट साइड में। इसमें रंग जो होता है व्हाइट होता है, किसके कारण व्हाइट होता है, हीमोसिल के कारण। तिलचट्टे का जो ब्लड का कलर होता है वो व्हाइट होता है, और व्हाइट होने का रीजन क्या है, हीमोसिल। और हम लोग के ब्लड का जो ह्यूमन ब्लड का लाल होना है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन तिलचट्टे का जो ब्लड का कलर होता है सफेद, किसके कारण होता है, हीमोसिल के कारण। ये स्टोमेटा से, इनके ऊपर क्या पाए थे, वातरंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टे के ऊपर क्या पाए थे, वातरंध्र पाए थे। देखिए फिगर में यहाँ पे इनके जो ऊपर होता है ना, इसके क्या पाए जाएंगे, इसके शरीर को जब देखेंगे इसको उल्टा करके भी ऐसे, तो यहीं पे क्या पाए जाएंगे, वातरंध्र पाए जाएंगे। स्टोमेटा इसे क्या होता है, सांस लेता है। और इसके कितने चैम्बर हैं हार्ट के, 13 चैम्बर। हमने बताया था केचुआ में कितने थे, 4 जोड़े, और घेंघा में बताया था हमने 2 या 3। लेकिन तिलचट्टा जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का है, किस संघ का है, आर्थ्रोपोडा संघ का है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ का, इसमें कितने हैं, इसमें टोटल चैम्बर कितने हैं तिलचट्टे में, 13। कितने हैं तिलचट्टे में, 13। अब आ गया पक्षी। देखिए पक्षी यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्ड। यह सरीसृप से विकसित हुआ है, किससे विकसित हुआ है, सरीसृप से विकसित हुआ है, ठीक है। इसके हृदय में 4 कक्ष। पक्षी के हार्ट चैम्बर कितने होती है, 4। विकसित किससे हुआ है, सरीसृप से यानी रेप्टाइल से विकसित हुआ। किससे विकसित हुआ है, रेप्टाइल यानी सरीसृप से विकसित हुआ है। इसका अग्रपाद विकसित होकर क्या बन जाता है, पंख का निर्माण होता है। जो अग्रपाद होता है इनका, ये आगे जब छोटे रहती हैं तो अग्रपाद कर रहे हैं, बाकी आगे चल क्या होता है, विकसित होकर ये पंख का निर्माण होता है। इनकी अस्थियां खोखली होती है जो इनको उड़ने में सहायता करती है। जाहिर सी बात है, अस्थियां भारी होंगी तो कोई उड़ थोड़ी ना पाएगा। अस्थियां इनकी खोखली होती है, जिससे क्या होता है, ये उड़ने में इनको सहायता होती है। तो हार्ट चैम्बर पक्षी में कितना पूछेगा तो बताओगे 4। अब फिर से रिवाइज करिए, केचुआ में 4 टाइप यानी 4 जोड़े यानी कि 8। और घेंघा में यानी स्नेल में 2 या 3। तिलचट्टा में मैंने कितना बताया, 13। तिलचट्टा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना आपको, कि इसका ब्लड सफेद क्यों होता है, हीमोसिल के कारण, हीमोसिल के कारण। और पक्षी में क्या होता है, रेप्टाइल से विकसित हुआ है। पक्षी में 4 कोशिकाएं होती है, हार्ट चैम्बर 4 होता है, ठीक है। अस्थि खोखली होती है, जिससे ये उड़ने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे एक्वेटिक, मछली आ गया। मछली का हृदय कक्ष कितना हो गया, 2। मछली का हृदय कक्ष कितना हो गया, 2। अब फिर से रिवाइज कराते हैं। देखिए केचुआ में कितने बताया था हमने आपको, हृदय कक्ष 4 जोड़ा यानी 8। घेंघा में 2 या 3। तिलचट्टे में 13। पक्षी में 4 और मछली में 2। कितने हो गए, मछली में 2। अब मछली किससे होती है, गलफड़े से सांस लेती है। कहाँ से लेती है, गलफड़े। आपने मछली के किनारे से देखा होगा, उसमें कंघी टाइप पे बना रहता है, कंघी 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 एकदम। जब मछली उछली काटते हुए देखेंगे तो किनारे गलफड़े टाइप, किससे कहती है, गलफड़े से सांस लेती हैं। इनका शरीर धारा रेखीय एवं फिसलन होता है, इसलिए तैरने में इनको आसानी मिलती है। ये क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये ठंडे खून की होती है। क्या होती है, कोल्ड ब्लड होती है। मछली में कितने हृदय में चैम्बर पाएंगे, 2। कितने, 2। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सांस किससे लेती है, गलफड़े से। सांस किससे लेती है, गलफड़े। एक बात और याद रखिएगा, जो पानी में जीव पाए जाते हैं, पानी में उनके श्वसन रेट हम लोगों की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि पानी में उतनी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है जितनी कि वायुमंडल में भी उपस्थित है, इसलिए उनकी श्वसन दर क्या होती है, हम लोगों से ज्यादा होती है। तो हमने केचुआ में कितने हेड, देखिए इस चैप्टर से आना क्वेश्चन तो हार्ट चैम्बर से पूछा क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। देखिए केचुआ हमारा, पहली बात ध्यान सुनिएगा, केचुआ हमारा एनेलिडा ग्रुप का था, ठीक है। और इसमें सांस कैसे लेता था केचुआ, अपने स्किन से, ये बात हो गया। हार्ट चैम्बर कितने पाए जाते हैं, 4 या 4 जोड़ी या 8 संख्या में टोटल। और उसका तो हमने बताया था घेंगा, आपको क्या बताया था, घेंगा, घेंगा था आपका मोलस्का संघ का, ठीक है। और इसमें सांस फेफड़े के द्वारा, लेकिन किसकी सहायता से, नीमोस्टोम के द्वारा से। और इसमें घेंघा में कितने थी हार्ट चैम्बर, 2 या 3। फिर आया तिलचट्टा, तिलचट्टा कौन सा था आपका, आर्थ्रोपोडा संघ का था। और इसमें तिलचट्टे का ब्लड सफेद होता था, किसके कारण, हीमोसिल के कारण। और इसमें कितनी टोटल मतलब हार्ट चैम्बर थी तिलचट्टे में, 13।
अब आ जाए पक्षी। पक्षी ने बताया कि सरीसृप से विकसित हुआ था। इसमें हृदय कोश कितना होता है, चैम्बर, यानी 4 होता है। इनकी अस्थियां क्या होती है, पक्षी की खोखली उड़ने में सहायता होती है। अब आया मछली। मछली को बताया इसमें हार्ट चैम्बर कितनी होती है, 2, और सांस किससे लेती है, गलफड़े से। चलिए आगे देखिए। अब आ गया सर्प की गति। सर्प का मेरुदंड लंबा एवं शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्योंकि तभी सांप का शरीर क्या होता है, लचीली होता है। देखिए जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। यदि अस्थि होता तो इनका शरीर इतनी फास्ट नहीं मुड़ता, कि जब ये मतलब दौड़ते भी है ना, सांप भागते हैं जब, देखे होंगे आप लोगों ने, तो ये कभी ऐसे नहीं भागती, एकदम जिगजैग मोशन चलता है इनका, जिगजैग, ये सीधे नहीं चलते। तो ये मेरुदंड इनकी लंबी होती है, पेशियां क्षीण होती है तथा कई असंख्य असंख्य भागों में टूटी होती है, इससे कि इनमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। सभी पेशियां आपस में संकुचित होकर इसे चलने में क्या करती हैं, सहायता देती हैं। क्या होती है, संकुचित होकर सहायता देती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय होता है, प्रत्येक वलय इसे चलने में क्या करती है, आगे की ओर धक्का देती है। सर्प हमेशा टेढ़ी मेढ़ी, हमने बोला ना जिगजैग चलती है, तो वही सांप हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है। यह कभी सीधा नहीं चल सकता, सीधा चलने के लिए अस्थि चाहिए, इनके अस्थि नहीं होती। इनकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, और ये क्या, इनके पेशियों के ऊपर जो पेशियां जो होती हैं संकुचित होकर इन्हें आगे चलने में सहायता देती है। सर्प के शरीर पे अनेक वलय होते हैं, और ये वलय क्या करते हैं, इनको आगे ढकेलते हैं, यानी चलने में क्या होती है, सहायता होती है। और सांप जो होता है आपका, ये टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल किस अंग से सांस लेती हैं, तो ये किससे लेती है, नासाद्वार वात छिद्रों से। किससे लेती हैं, डॉल्फिन और व्हेल की बात कर रहा है, किससे लेती हैं, नासाद्वार या वात छिद्रों से। श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। श्वसन दिन और रात, श्वसन देखिए आपके शरीर के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। श्वसन आपको हमेशा चाहिए, यानी श्वसन क्या होगा, दिन और रात दोनों में होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य की उपस्थिति में होगा। और सूर्य कब उगता है, दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए कि आपको सूर्य चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, आपको पानी चाहिए, CO2, O2, तो ये सब क्या आपका दिन में, सूर्य की रोशनी कब मिलेगी, दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में। वातावरण में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। छुई मुई जिसे क्या कहते हैं, गुलमेहंदी के पौधे में पत्ती छूने के कारण ये मुरझा जाती है। आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, जिसे गुलमेहंदी कहते हैं, ये जब छुएंगे तो क्या होती है, पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती हैं, उसे क्या, उस घटना को भी क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। और छुई मुई के पौधे को पत्ती छूने पर किसके कारण ये मुरझा जाती है, उद्दीपन के कारण। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण, अजैव घटक होती है। कौन सी है, अजैव घटक है। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है, यानी कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। चलिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ MCQ देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। NCERT क्वेश्चन जो भी इसमें दिया है, ठीक है। देखिए, गर्दन तथा सिर किससे जुड़े होते हैं, हमने बताया था आपसे, किसे, धुराग्र संधि से। जितना क्वेश्चन आप क्लास में याद कराना, पूरे आपको 100% सॉल्व कर दोगे। गर्दन और सिर किससे था, बताइए, गर्दन और सिर किससे था, धुराग्र से। और मैंने 2 और बताए थे धुराग्र के अलावा, कंदुक खलिका बताया था, जांग और श्रोणी। और हिंज किसे बताया था, हिंज हिंज जॉइंट किसे बताया था, पैर और जांग। और धुराग किसे बताया था, गर्दन और सिर। तो क्वेश्चन कह रहा है गर्दन और सिर को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, धुराग्र। और ये कंदुक खलिका जोड़ किसे था, जांग और श्रोणी। और हिंज हिंज किससे था हमारा, पैर और जांग, पैर और जांग। चलिए, कलाई लचीली होती है, जो छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, कलाई। तो कलाई में कौन सी हड्डी पाई जाती है, कार्पेल। और हथेली में मेटाकार्पेल। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरुदंड में केसरों की संख्या कितनी होती है, 33। आपको याद कराया था ना, खोखली होती हैं, और ये 33 केसरिकाएं संख्या पाई जाती हैं। मेरुदंड में कितनी कोशिका केसरों की पाई जाती है, तो 33 केसरों की पाई जाती है। चट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं, चट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी। और तिलचट्टा किसका है, आर्थ्रोपोडा संघ का है। इसमें हीमोसिल का इसका रंग क्या होता है, व्हाइट होता है। और कितने भाग में इसका हृदय बटा होता है, बताइए। तिलचट्टे में कितने भागों में बटा होता है, 13। कितने भागों में, 13 भागों में। आगे देखिए, किसका शरीर धारा रेखीय होता है, बताइए, किसका शरीर धारा रेखीय होता है, मछली का होता है। अभी तो आप किए हैं पीछे, मछली का। और 2 भागों में इसका हृदय बटा होता है। पेशीय पाद की सहायता से कौन चलता है, पेशीय पाद की सहायता से कौन चलता है, पेशीय पाद, स्नेल चलता है, बता नहीं, स्नेल चलता है पेशीय पाद से, स्नेल। सांस भी लेता है ये, ठीक है। अस्थि और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर को क्या बनाती हैं, अस्थि और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर में क्या बनाती हैं,
अस्थि मिलेगी, उपास्थि मिलेगी तो क्या बनेगा? अस्थि मतलब हड्डी होगा, उपास्थि मतलब मांसपेशियां होगी, क्या बनेगा? कंकाल बन जाएगा। कोहनी की अस्थियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती हैं? कोहनी की अस्थियां, कोहनी की अस्थियां किससे जुड़ी होती है हमारी? कोहनी भी देखिए, जहां से हम ऐसे राउंड कर ले रहे हैं, ठीक है, हाथ को अपने यहाँ कहीं ज्वाइंट से, वहां कौन सा होता है हमारा? हिंज ज्वाइंट होता है। क्या होता है हमारा? हिंज ज्वाइंट होता है। कॉलम ए और कॉलम सेकेंड को मिलान करना है। ऊपरी जबड़ा अचल होती है। क्या होती है? अचल होती है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। घेंघा, सॉरी, एक मिनट, पहले का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। घेंगा, हाँ, घेंगा क्या हो गया? वाह कंकाल। और तिलचट्टा क्या हो गया? शरीर पर पंख। तिलचट्टा शरीर पर पंख हो गया, और घेंगा क्या हो गया? वाह कंकाल। एक बार देखिएगा फिर से इसको, देखिए हमने क्या बताया था कि जो ऊपरी जबड़ा है ये क्या आपका अचल होता है, नॉन मूवेबल होता है। मछली का शरीर अभी हमने देखा है क्वेश्चन, धारा रेखीय होता है। अब देखिए तिलचट्टा के, अब देखिए घेंगा को नहीं समझा रहा ना, तो छोड़ दिया अभी, आगे देखिए तिलचट्टा क्या होता है? शरीर पे पंख होता है, तिलचट्टा आप देखा होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घेंगा का किससे हो गया? वाह कंकाल से हो गया। यानी कि तीसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, तीसरा नहीं, तीसरा, पहला, ठीक है, मिलान देख लीजिएगा, हमने बता दिया आंसर कौन कौन सा, फोर्थ और सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। कपाल में कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल में, बताइए कपाल में कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल में कौन सी? मैंडिबल, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कपाल में कौन सी अस्थि गति करती है? तो मैंडिबल। कौन सी गति? मैंडिबल, कपाल में, और मैंडिबल, ठीक है। और गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी है? गेट ऑफ एनिमल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अरस्तु साहब ने। किसने लिखी है? अरस्तु ने। गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने। अब देखिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। 4 और 5 लेसन भी आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक है, और मैंने इसे क्वेश्चन भी करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारे चीज़ क्लास में ही याद हुए होंगे, ठीक है। आप क्लास को 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था किसके मतलब हृदय में कितनी चैम्बर पाई जाती हैं और ये किस ग्रुप से है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थे, ठीक है। इस चैप्टर के 1 से 2 बार रिविजन कर लीजिएगा, आपको सारे फैक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई अपना करते रहिए। थैंक यू।